आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, विश्व रंग 2024 जिसका आयोजन विश्व हिंदी सचिवालय में किया गया है 7 से 9 अगस्त तक। तो इसमें भाग लेने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि मॉरिशस आए हुए हैं और इस दौरान हमें मौका मिला कई लोगों के साथ साक्षात्कार करने का और हम बहुत खुश हैं। आप लोगों की मुलाकात कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों के साथ कराएंगे जो हमें ये बता रहे हैं कि उनके देश में हिंदी को लेकर क्या किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर आरती लोकेश जी। आप जैसे दुबई से हैं, तो मॉरिशस में जो विश्व रंग 2024 का आयोजन किया गया है, इसमें आप भाग लेने के लिए विशेष रूप से आए हुए हैं। तो दुबई में जो है हम ये जानना चाहेंगे खासकर हिंदी के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। जी, दुबई सबसे पहले तो भारत से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 2500 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारी फ़्लाइट्स आती जाती रहती हैं और जो भारत में बसे हुए प्रवासी हैं, जो भारत से आने वाले नागरिक हैं, वो प्रवास के लिए दुबई को अपनी वरीयता देते हैं। तो पहली चॉइस उनकी दुबई रहती है आने के लिए। तो जब कोई भी प्रवासी भारतीय कहीं भी जाता है प्रवासी बनकर, एक्सपर्ट बनकर, तो अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके जाता है। और हमारी हिंदी भाषा एक कुछ इस तरह से है कि वो देश के अंदर भी सबको जोड़ती है और देश के बाहर तो वो मुख्य तंतु बन जाती है सबको जोड़ने का। तो हिंदी दुबई में बोलचाल के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी तरह से फैली हुई है। आपको हर जगह सड़क पर चलते हुए, मॉल में, किसी सरकारी दफ्तर में, कहीं भी आपको हिंदी बोलने वाले सब लोग मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि वहाँ पर आपको जो अमीराती, जो लोकल लोग, स्थानीय लोग होते हैं, उनको अमीराती कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश का नाम है। तो वो भी हिंदी बोलने में बहुत रुचि रखते हैं। बहुत ही कहना चाहिए कि दक्ष तो नहीं है वो हिंदी बोलने में, लेकिन उनका पूरा प्रयास रहता है और छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे जुमले तो वो भी हिंदी में बोलते हैं और हम भारतीयों को खुश कर देते हैं। तो हिंदी वहाँ पे बोलने वाले भी सब जगह मिल जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि इतने सारे भारतीय छात्र हैं। तो सीबीएसई के विद्यालय भी हैं और सीबीएसई के विद्यालय हैं तो हिंदी उनमें एक विषय के तौर पर भी पढ़ाई जाती है। कक्षा 10 तक पढ़ाई जाती है। तो हिंदी विकल्प की तरह से पढ़ाई जाती है। हिंदी के साथ में फ्रेंच, मलयालम, उर्दू, जिन जिन भाषाओं को बच्चे वहाँ पर वरीयता देते हैं, तो वो सारी भाषाएं जो हैं विकल्प की तरह से पढ़ाई जाती हैं। तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं कि वापस वो अपने देश में जाएं तो उनको ये सुविधा हो कि वो हिंदी से अनभिज्ञ ना हो। तो हिंदी हर विद्यालय में है और यहाँ तक कि जो ओ लेवल और ए लेवल हम कहते हैं, यूके का करिकुलम, अमेरिका का पाठ्यक्रम, उन विद्यालयों में भी हिंदी को विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि दुबई में जब हिंदी के लिए इतने लोगों में इंटरेस्ट हैं, जिसे आप लोग भी हिंदी को बढ़ावा देने में इतने कार्य करे हैं, तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है किसे कहेंगे, इंडियन ओरिजिन के कितने होंगे? हिंदी बोलने वालों की संख्या तो ऐसा वहाँ पे जनगणना में नहीं होता है, लेकिन जो कुल वहाँ पर प्रवासी हैं वो उस देश की कुल आबादी के 80% के करीब हैं। और 80% आबादी में हम कहेंगे कि 40-45% प्रवासियों में भारतीय हैं। और भारतीय तो चाहे मैं कहती हूँ कि तमिलनाडु से वहाँ आए हों, केरल से आए हों, गुजरात से, महाराष्ट्र से, किसी भी हिस्से से आए हों, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से भी आए हैं, सभी हिंदी में बहुत सहजता से बात करते हैं। और जिस तरह से कि वहाँ दुबई में, यूएई में श्रमिक वर्ग जो है वो उसके लिए भी बहुत आपूर्ति हमारे इन्हीं देशों से होती है। तो जब उनके लिए भी बोलचाल के लिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में दक्ष नहीं होते, अरबी सीखने में टाइम लगता है, तो वो हिंदी ही माध्यम बनती है उन सबको आपस में जोड़ने के लिए। तो इसलिए हिंदी बोलने में आप हिंदी बोलेंगे वो तो अगर आप बहुत थोड़े टाइम के लिए बात करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि वो कहाँ से आए हैं। तो हिंदी बोलने वालों की वहाँ कमी नहीं है। हाँ, एक कहना चाहिए एक निश्चित संख्या मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जो अपने 40 लाख भारतीय
यूएई में बसे हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहे कि मैं हिंदी में बातचीत नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो जो मैं आपको बता रही थी कि अमीराती लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो जब भारतीय कौंसलावास में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम हुआ तो मेरी मुलाकात एक अमीराती शायर से हुई जिनका नाम है ज़ुबैर फ़ारूक अल अर्शी। तो वो स्थानीय हैं, अमीराती हैं, और वो हिंदी के इतने शौकीन हैं कि उन्होंने हिंदी कोई उनको कहना चाहिए कि कोई शिक्षा दीक्षा उन्होंने हिंदी में नहीं ली, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बोलना सीख गए, पढ़ना सीख गए, खुद से अपने प्रयासों से वो इतना सीख गए कि उनकी 150 पुस्तकें हैं शायरी की, जिसमें से 35 पुस्तकें हिंदी की हैं, जो कि हम जो भारतीय वहाँ रहते हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, उनकी किसी की इतनी पुस्तकें वहाँ पर नहीं हैं हिंदी की, इतनी उनकी पुस्तकें हैं। और आप पुलिस में चले जाएं तो वहाँ पर पुलिस में, सेना में, इमिग्रेशन में, वहाँ पे सब जो है स्थानीय लोग ही काम करते हैं। वो भी आपसे हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, जितना भी हो सके संभव उनसे हिंदी में बोलते हैं। और वो हिंदी सिनेमा बहुत पसंद करते हैं। कुछ हिंदी सिनेमा का भी वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने हिंदी बोलना, और फिर शुरू में नहीं समझ में आती तो वो जो है भाषांतर संवाद स्क्रीन पर दिखाई देते रहते हैं, ऐसे उन्होंने सीखी। और हिंदी गाने गा के और हिंदी गाने सुन के उन्होंने हिंदी बोलना सीखा। तो वहाँ पर और एक मंदिर है वहाँ पर बरदुबई में, बहुत सबसे पुराना इलाका है, जैसे हम दिल्ली में चांदनी चौक कहते हैं, इस तरह का वो इलाका है। तो वहाँ का जो मंदिर है उसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं जो पूजा की सामग्री बेचती हैं, वो ईरानी परिवार वहाँ पर ज़्यादा है। और एक तो बहुत कई पुश्तों से ईरानी परिवार है जो कि 4-5 पुश्तों से वहाँ पर है। और उनको जब आप हिंदी बोलते हुए देखते हैं, और मुस्लिम होते हुए वो हिंदू पूजा की सारी सामग्री, धूप, दीप, दिया, फूलदान, रामायण, गीता तक वहाँ पर बेच रहे होते हैं। और तो बहुत अच्छा लगता है कि वो हिंदी भाषा के माध्यम से हमारी संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं, और वो उन्हें इस बात का कोई परहेज नहीं रहता है। और वो हिंदी भी इतनी बढ़िया बोलते हैं कि ये समझने में देर लगती है कि वो वास्तव में हिंदी भाषी नहीं है, और वो ईरान से आए हुए हैं। हाँ, और जिसे आज का हमारा विषय ही है हिंदी माइग्रेंट कंट्रीज़ में, प्रवासी देशों में। और आप जैसे दुबई में रहते हैं, हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा पर्सनल है, कितने सालों से आप दुबई में हैं? जी, मैं 25 सालों से दुबई में हूँ, और 25 सालों से ही मैं हिंदी के सीबीएसई विद्यालयों में जुड़ी हुई हूँ, शिक्षाविद हूँ। तो हिंदी का अध्यापन कार्य भी मैंने बहुत किया, और अभी मैं हेडमिस्ट्रेस के पद पर हूँ। और क्योंकि अपने देश से बाहर निकलकर अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को ज़्यादा मान सम्मान का भाव जो है वो अपने आप से ही उपजता है, उसके लिए हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो हिंदी से मेरा जुड़ाव वहाँ जाकर ही शुरू हुआ। तो जब तक मैं दुबई नहीं गई थी, उससे पहले मैंने जो मेरी मास्टर्स की डिग्री थी वो अंग्रेज़ी में थी, तो वहाँ जाकर मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदी में अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं कहती हूँ कि मेरा शरीर ही हिंदी का बना हुआ है, मेरी रगों में बहती है, लेकिन उसके बाद भी जो एक ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है, और हिंदी का तो अथाह सागर है। तो मैंने वहाँ जाकर, वहाँ रहते हुए और अपनी नौकरी के साथ में मैंने सबसे पहले हिंदी में एमए किया। उसके बाद ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मुझे उसमें स्वर्ण पदक मेरा आया। तो सभी लोगों ने, मतलब मेरी जिज्ञासा जैसे कहना चाहिए कि चारों तरफ प्रतिध्वनित हो रही थी, तो सबने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि मैं अब डॉक्टरेट की तरफ जाऊं, पीएचडी करूं, वो किया। और उसके बाद मेरी लेखन में बस ऐसी रुचि जुड़ गई, तो मैंने अपना लेखन कार्य शुरू किया। तब मैंने लेखक समाज को वहाँ पर जानना शुरू किया कि कौन कौन लेखक हैं। धीरे धीरे सबसे जुड़े, और कोरोना काल की एक जो उपलब्धि रही कि सबसे जुड़ने में बहुत सुविधा हुई। देश विदेश से हम जुड़ गए, विश्व रंग से जुड़ गए, विश्व रंग के लिए भी हम 2020 से काम कर रहे हैं। तो सारे यूएई के रचनाकारों को इकट्ठा करके एक मंच बनाया हमने, सबने मिलजुल कर उसके ऊपर काम किया। तो फिर इस बात का भी हमने अध्ययन किया कि कौन कौन सी पत्रिकाएं यहाँ से निकलती हैं। तो अनुभूति और अभिव्यक्ति नाम की पत्रिकाएं यूएई से सन 2000 से निकल रही थी, जबकि अंतर्जाल पे हिंदी की पत्रिकाएं न के बराबर होती थी उस समय। फिर एक साहित्य दर्पण नाम से पत्रिका निकल रही थी, और पिछले 2 सालों से हम अपनी पत्रिका निकाल रहे हैं अनन्य यूएई के नाम से, जो कि न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कौंसलावास से निकलती है। तो इस तरह से हिंदी के लोगों को हमने जोड़ा, तो थोड़ा हिंदी के प्रचार प्रसार में भी तेजी आई।
तो हमने एक अपनी संस्था का भी निर्माण किया, वागीश अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसके अंदर हम हिंदी की जो समस्त विधाएं हैं, कविता तो बहुत लोग लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, लेकिन कुछ अन्य विधाएं, कथेतर विधाएं, लघु कथा भी, समीक्षा लिखना और पत्र लिखना और साक्षात्कार लेना, इन सब विधाओं पे हमने काम किया, कार्यशालाएं चलाईं, लोगों को उससे जोड़ा और लोगों से हमने लेख लिए। फिर यूएई में, क्योंकि यूएई में अपना प्रकाशन हिंदी का नहीं होता है, वो प्रकाशन हमें बाहर कराना पड़ता है, तो यूएई के लोगों को एक समस्या रहती है कि हिंदी में कुछ छपवाना है तो क्या करें, तो उसका एक हमने मंच प्रदान करने का काम किया और यूएई के समस्त रचनाकारों को लेके अब तक करीब 6 पुस्तकें हम निकाल चुके हैं, जिसमें से एक पुस्तक तो टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से ही उसका प्रकाशन किया गया है। तो हमारा, क्योंकि जो प्रवासी मन है वो कुछ अलग कहता है, जो भारत में रहने वाले रचनाकार होते हैं, तो वो कहीं खो ना जाए, वो कहीं उनके साथ ही समाप्त ना हो जाए, वो आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने के लिए लगातार मिलता रहे। तो ऐसा हमारा प्रयास रहा और इस तरह से सारे रचनाकार हमसे जुड़े और इसी संस्था के तहत हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे हैं और भारतीय बच्चे हैं कम से कम, वो हिंदी से जुड़े रहें। तो उनके लिए हम तरह तरह की प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय के लिए भी हमने 2021 में प्रतियोगिता करवाई थी, जो कि पूरे यूएई में विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सब बच्चों के लिए उसको खुला रखा गया था। और उसमें कहना, मतलब मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 150 के करीब उसके अंदर जो हैं प्रतिभागी रहे और सचिवालय की तरफ से ही उनको इनाम दिया गया। फिर उनकी सबकी कविताएं, क्योंकि बच्चे थे तो उन सबकी कविताओं को संकलित करके, और हमने हिंदी पर कविताएं लिखवाई थी उनसे, तो होनहार बिरवान नाम से हमने एक पुस्तक में उन कविताओं को संकलित किया। तो बहुत खुशी होती है कि हिंदी अब थोड़ा इस स्तर पर भी वहाँ पर फलने फूलने लगी है। अभी विश्वविद्यालय स्तर तक नहीं पहुँची है, तो वही एक हमारी एक कहना चाहिए अपेक्षा है और हम संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हम उसे विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने के लिए भी उपलब्ध करा सकें। हाँ, और विश्व रंग 2024 जो है, इसमें भाग लेने का आप लोगों को अवसर मिला। खासकर आप हमें बताएं कि इस मंच से आप क्या उम्मीदें रख रही हैं, विशेषकर जब हिंदी की बात हो रही है यहाँ पर। जी, आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा ही सार्थक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व रंग 2019 में शुरू हुआ। हम 2020 से जो शुरुआत में ही जब विदेशियों को जोड़ा गया, विदेशों में बसे भारतीयों को, तो हम यूएई तब से ही विश्व रंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्व रंग के माध्यम से जो हमारा एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा देश है, जो कि ग्लोब पर कहीं दिखाई भी नहीं देता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तो वो उसमें जो बैठे हुए रचनाकार हैं वो बहुत सुविधा से उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुँचे और उनको एक पहचान मिली, उनको सुना गया, उनके मन के भावों को समझा गया और इस तरह से वो अपनी बात सारी दुनिया के सामने कह पाए। तो वो उस मंच को हम लगातार चलाते रहे और इस बार क्योंकि विश्व रंग स्वयं अपने देश से निकलकर आज मॉरिशस में पहुंचा है, तो प्रवासी भारतीय जो हैं उन वही हम चाह रहे हैं कि प्रवासी भारतीय सब एकजुट होकर हिंदी के लिए काम करें, अपनी संस्कृति के लिए काम करें, भाषा का प्रचार करें और हिंदी के माध्यम से सभी भाषाओं को जोड़ें और सभी संस्कृतियों को जोड़ें। तो जो काम हिंदी पहले से कर रही है, लेकिन उसके लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे का सहारा बने, सबका सहयोग साथ में लेकर जितना हो सके हम इसका प्रचार प्रसार करें और जो लोगों की भावनाएं हैं वो सब तक पहुंचाएं। तो प्रवासी साहित्य एक स्थान पर एकत्र हो जाए और जो हमारे भारत में और भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों में जो शोधार्थी हैं, जो प्रवासी साहित्य पर शोध करके ये जानना चाहते हैं कि भारत का मन एक दूसरे देश में जाकर किस तरह से वो व्यवहार करता है, कैसे उसकी सोच में बदलाव आता है, कैसे सोच की उसकी दिशाएं बदलती हैं, तो उन सब के ऊपर काम हो, उनकी जो रचनाएं हैं, साहित्य है, वो एक जगह संग्रहित हो। तो ये हमारी एक अपेक्षा है विश्व रंग 2024 के में जो छठा संस्करण है उससे, कि इस पर काम शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी में भी टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन गया है, प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बना है। तो अभी उसमें जो और आवश्यकता है वो सभी प्रवासियों के साहित्य को एकजुट करके संग्रहित करके वहाँ पर छात्रों के लिए प्रदान करने की जो आवश्यकता है उस पर काम होना
अभी बाकी है, उसी की हमें अपेक्षा है कि उस पर आगे कार्य हो। तो डॉक्टर आरती लोकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मॉरिशस आकर बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अपना जैसा लगा, हमें लगा कि हम भारत में ही हैं और भारत का बृहत्तर रूप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती इशिता यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते मॉरिशस। हाँ, जैसे आप नाइजीरिया से हैं और ये विश्व रंग 2024 में आप भाग लेने आई हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि नाइजीरिया में हिंदी को लेकर स्थिति कैसी है? मैं असल में 1990 में पश्चिमी अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में गई थी, और मैं वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर वहाँ गई थी, और वहाँ पर सीबीएसई का एक स्कूल है, इंडियन लैंग्वेज स्कूल। मैं वहाँ पर हिंदी की विभाग की एचओडी हूँ, और साथ में मैं उप प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य करती हूँ। हमारे यहाँ पर कहें कि एलकेजी से लेकर और 10वीं तक की कक्षा के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। और हर बृहस्पतिवार को हमारा हिंदी का दिन होता है, जब सारे बच्चे हिंदी में ही बात करते हैं, और सुबह की प्रार्थना सभा, आज का शब्द, आज का मुख्य विचार सभी हिंदी में होता है। और बच्चे नंबर भी बहुत अच्छे लेते हैं, और बच्चों की हिंदी सुधारने के लिए हम अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाते हैं, और समय समय पर गोष्ठियां होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कविता लेखन, कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक, सभी गतिविधियां करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि भारत की भूमि से दूर रहकर, हजारों मील दूर रहकर भी हमने अपनी भारतीय संस्कृति को और अपनी भाषा को बनाए रखा है। तो नाइजीरिया में जो हैं प्रवासी भारतीय हिंदी पढ़ते हैं, या फिर जो नाइजीरियन लोग हैं वो लोग भी हिंदी में दिलचस्पी रखते हैं? कोर्स के हिसाब से तो प्रवासी भारतीय बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन नाइजीरिया के मूल निवासी दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में जब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको आपसी आदान प्रदान के लिए, विचार विनिमय के लिए हिंदी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कभी कभी हमसे पूछने के लिए आते हैं, और हम उन्हें सिखाते हैं। और हाई कमीशन में हमारे में भी जब कुछ प्रोग्राम होता है तो नाइजीरियन लोग हिंदी गीत गाते हैं, हमारे साथ प्रार्थना भी करते हैं। और जब वो जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको लिखने की बजाय बोलचाल की भाषा सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आप जैसे विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस स्थित यहाँ पर जो विश्व रंग 2024 आयोजित किया गया, इसमें भाग लेने को अवसर मिला आपको, तो कैसा रहा आयोजन और आपकी क्या प्रस्तुति रही? मैं एक्चुअली डॉक्टर माधुरी रामधारी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। ये मेरे लिए पहली बार थी कि मैं विश्व रंग के साथ जुड़ी, और बहुत एक अच्छा मंच है जहाँ पर आप ऐसे हिंदी प्रेमियों को बुलाते हैं जो पूरे विश्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पर अपनी स्वरचित कविता सुनाई, और मैं बहुत खुश इसलिए भी हूँ कि मैं जिन लेखकों को, जिन कवियों की के पाठ और कविताएं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं उनसे यहाँ पर मिली। और मैं बहुत खुश हूँ कि हिंदी का किस प्रकार प्रचार और प्रसार हो रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम इसी तरह जुड़े रहें तो हम हिंदी को बहुत आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कई प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला, और मैं मॉरिशस के बारे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको यहाँ के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनसे मिलकर या फिर यहाँ के जो लेख हैं, यहाँ की जो रचनाएं हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, बहुत बिल्कुल। मैं कल भी मैंने एक कविता सुनी थी किन्हीं से, और आज भी जो बोल रहे थे हिंदी के लिए कविताएं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप एक अलग महाद्वीप में हैं, इंडिया से इतनी दूर है, लेकिन मॉरिशन वासियों ने
भारतीय इतिहास को जीवित रखा, भारतीय संस्कृति को जीवित रखा, हिंदी को जीवित रखा। आज मैं भोजपुरी के सेशन में भी थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि भोजपुरी भाषा को लेकर आप बहुत गंभीर हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप देश से दूर रहकर भी देश की संस्कृति और भाषा को जीवित रखे हुए हैं। इसके लिए आप सभी मॉरिशन वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो नाइजीरिया में भोजपुरी बोलते हैं? भोजपुरी समाज है। हाँ। कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं। हाँ। और क्योंकि आम वासियों के लिए भारत की भाषा को ग्रहण करना और बोलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो हमारे साथ काम करते हैं, घर में जो काम करने आते हैं या जो लोग सब्जी बेचते हैं, भारतीयों के साथ रह रह के एक तो वो भारतीय खाना बनाना सीख गए हैं और दूसरी बात ये कि सब्जियों के नाम उनको पता है, भारतीय रुपयों के नाम उनको पता है कि कितने रुपए की कितनी चीज देनी है। और हमारे विद्यालय में जो छोटे बच्चों के साथ नैनी रहती है, जब जब हिंदी टीचर उनको क ख ग सिखाती है या 2 अक्षर के शब्द सिखाती है, 3 अक्षर के शब्द सिखाती है, वो नैनी पीछे बैठ के पूरी कॉपी मेंटेन करती है और जैसे जैसे टीचर पढ़ाती है वो लिखती जाती है। और ऐसा करके हमारे साथ काम करने वाले नाइजीरिया के मूल निवासियों ने कक्षा 4 और 5 तक की हिंदी पढ़ ली है। और जैसे आपने कहा कि आप कविताएं लिखती हैं, 1-2 पंक्ति अगर हो जाए आपकी। मैंने कल एक कविता सुनाई थी बेटियों पर कि जब मेरी उम्र के लोग हो जाते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर आ जाते हैं तो माँ बाप नहीं रहते, तो बस माता पिता को जब हम ढूंढते हैं यहाँ वहाँ नहीं मिल पाते, तो मैंने बस यही लिखा था कि माँ बाप के चले जाने के बाद अकेली हो जाती हैं बेटियां, घर आंगन सब छूट जाता है, राखी के धागे कच्चे पड़ जाते हैं, याद करती हैं वो आंगन जहां खेलती थी अपने खिलौनों और अपनी सखियों के संग। आज उन्हें ढूंढती हैं और माँ को याद करती हैं, पिता का आशीर्वाद याद करती हैं। जब घर नहीं जा पाती हैं तो फिर भी अपने घर को खुशहाल देखकर चुपचाप 2 आंसू भी छुपा लेती हैं बेटियां। माँ बाप के चले जाने के बाद अकेली हो जाती हैं बेटियां। तो भारत से दूर नाइजीरिया में आपको भारत की याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है। हम जाते हैं 6 महीने या 1 साल में भारत जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पहली बार कदम रखती हूँ एयरपोर्ट पे, तो मैं उस धरती को ज़रूर नमन करती हूँ, क्योंकि मेरे रक्त में पूरा भारत बसा हुआ है, उसकी खुशबू मेरे भीतर से आती है और मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि मैं हिंदी हूँ। तो शुरू में जब आप नाइजीरिया गई तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे जो संस्कृति है, जो भाषा है, नाइजीरिया में कैसे उससे जुड़ेंगे? बहुत अलग था, वहाँ का खान पान अलग था, सब्जियाँ नहीं मिलती थी, दालें नहीं मिलती थी, तो बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो मेरी कर्म भूमि है, वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ मेरा अस्तित्व बना, जहाँ मेरी पहचान बनी, तो मैंने उसी जगह को अपनी कर्म भूमि मानकर अपना 100% दिया। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं विदेश में रहते हुए भी एक भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का पूरा प्रयास करती हूँ। और यहाँ विश्व रंग में भाग लेकर और आपको क्या क्या कैसे कहेंगे कुछ ऐसी यादगार बातें जो आप ले जाना चाहते हैं? देखा कि अब जैसे हिंदी को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, विज्ञान से जोड़ दिया, और सिर्फ शिक्षण की बात यहाँ नहीं हो रही या हिंदी से जुड़े रहने की बात हो रही है। अब माइक्रोसॉफ्ट से जो आए हैं उन्होंने बताया कि हिंदी टाइपिंग कितनी आसान है, और जो कवि और लेखकों के बारे में हम जिनकी बात करते हैं, जैसे आज हम मॉरिशन के एक लेखक की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी रचनाएं पढ़कर हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। अब भाषा तो उतनी नहीं बदली जा सकती, लेकिन उनका काम देखकर, उनकी किताबें पढ़कर हम अपने व्यक्तित्व में बहुत सुधार ला सकते हैं। तो नाइजीरिया में आप यहाँ से जो कुछ सीख कर जा रही हैं यहाँ, तो कुछ वहाँ पे बांटना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं अपने विद्यालय में उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ जो ये कह देते हैं कि हमें हिंदी नहीं पढ़नी क्योंकि हमें विदेश पढ़ने के लिए जाना है। तो चाहे हिंदी ना पढ़ें, लेकिन हिंदी से जुड़े रहें। कोई भी काम जो करें वो भारत से जो उन्होंने वैल्यूज़ ली हैं, जो भारतीय संस्कार लिए हैं, उनको वो जीवित रखें। हम सब अलग अलग राज्यों से आते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से आते हैं, खान पान अलग है, लेकिन मैं मॉरिशन से ये सीख के जा रही हूँ कि दूर रहकर भी आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी भाषा से जुड़े रहें। छोटा मोटा कुछ भी लिखे, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहें और अपनी मातृभाषा को गले लगा कर रहें। और जैसे मॉरिशस में देखिए एक बहुजातीय देश है, छोटा सा, छोटा भारत भी कहते हैं मॉरिशस को, और यहाँ पे
कई भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं जिनको हम लोग जीवित रखते हैं। हाँ, तो इन सब के बारे में आपको कुछ कहना है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रही हूँ कि शायद आपकी 100-50 साल पहले जब आप भारत छोड़कर जो आपके पूर्वज आए थे, और मैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट देखने के लिए भी गई, तो उन्होंने इतना संजो कर रखा हुआ है जो भारत से जो यादें लेकर आए थे। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने भारतीय इतिहास को मॉरिशस में भी जीवित रखा हुआ है, राम नाम को जीवित रखा हुआ है। तो कल मैंने यही स्टेज पर एक बात कही थी कि मैं अयोध्या नहीं जा सकी, रामलला के दर्शन नहीं कर सकी, लेकिन मॉरिशस की धरती पर राम आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं यहाँ इतने लोगों से मिली जिन्होंने राम नाम धारण किया हुआ है। डॉक्टर माधुरी रामधारी हैं, राम खिलावन हैं। तो मेरे लिए ये अयोध्या भूमि से कम नहीं है, ये उसी प्रकार वंदनीय है जिस प्रकार अयोध्या भूमि हम भारतीयों के। नाइजीरिया में रहते हुए भी आपने भारतीय संस्कृति भाषा को जीवित रखा है। कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि जो आज की पीढ़ी है वो बहुत कुछ पश्चिम की तरफ जा रही है, अपनी संस्कृति, अपनी वैल्यूज़ को छोड़कर। बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी विदेश में जाकर पढ़े, कोई भी भाषा पढ़े, लेकिन अपनी भारतीयता ना छोड़े। सिटीजनशिप ले ले, लेकिन मन और आत्मा में भारत बसना चाहिए, और आपके हृदय में भारत की संस्कृति और भारत की जो वैल्यूज़ हैं वो जीवित रहनी चाहिए। तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।